हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके द्वारा बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे और हम शुरुआत करेंगे आज की जोरदार एवं धमाकेदार क्लास की। तो फटाफट से एक बारी सभी लोग जुड़ेंगे। हम अटेंडेंस लेते हैं थोड़ी सी। प्रियांशी वर्मा, किंजानूर, सक्ष्टी, गुड इवनिंग बेटा प्रियांशी। आकाश भाई की लड़की आकाश जाटव, आर्मी लव बॉय, प्रियांशी पांडे, विशाल मौर्य जी, पंकज शिवम चतुर्वेदी, सिमरन खान, आकाश जाटव, सृष्टि, निधि, कनक, मंकी बाजार, रिया, चलिए खुशबू, मनी बाजार, हामिद रजा, प्रशांत कुमार, आरएसपी। चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ेंगे। संदीप गौड़, इंद्रू, शिवम, आकाश, एम के, गौरव मिश्रा। गुरुवर कोई मन नहीं रहा है कि मैं मान जाऊं। अच्छा, कोई मान नहीं रहा है भाई। मानो, तुम मानो या ना मानो। चलिए, तो एक बारी तेजी से आप सभी लोगों को पहला काम करना है भाई। तेजी से लाइक और शेयर की संख्या बढ़ानी है जिससे हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। तुरंत 200 प्लस करना है। तेजी से आप सभी लोग लाइक करें। और आज आपके लिए हम लोग लेके आ चुके हैं पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे जो आपको 1 नंबर देके जाते हैं 100%, उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे बहुत ही सिंपल वे से। बोर्ड परीक्षा के लिए चुन चुन के लाया हूं वो सारे प्रश्न 2024 में, जो कि 100% आने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बार तेजी से सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे। मौर्य जी लेक्चरर, हेलो सर, आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूं, पूछो बेटा। रेणु देवी, हेमंत गुरु, तो तेजी से बेटा लाइक करेंगे। एक बार लाइक और शेयर करते जाएंगे, संख्या बढ़ाएंगे। आप लोगों को 200 प्लस करना है। इसके बाद क्या करेंगे, हम सेशन की स्टार्ट करेंगे। बात ये सेशन भी आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। मैंने आपसे वादा किया कि 100 पे 100 फंसाने का है हमको। हमने बायोलॉजी में 100 पे 100 लाना है। उसी वे पे हम लगातार मेहनत करते हैं। सिर्फ आपको बस मेहनत करते जाना है, लाइक सपोर्ट करने जाना है और साथ में डेली कॉपी किताब लेके बैठना है। पूरे क्वेश्चनों को नोट जरूर करते जाना, ठीक है। और फिर आप बोर्ड का एग्जाम दोगे, फिर आना बताना कि हाँ सर फंसा कि नहीं फंसा। 100 पे 100 लाएंगे भाई, 100 पे 100। एक क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं है। हमारी कोई मनसा नहीं है कि एक क्वेश्चन छूटे आपके बोर्ड एग्जाम से। ठीक है प्यारे बच्चों। आयुष पांडे, तो एक बार तेजी से सभी लोग लाइक और शेयर की संख्या। आज बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं भाई, क्या बात है। गुड इवनिंग बेटा सलोनी, सलोनी क्या हाल चाल है। विशाल आका, चलिए गुड इवनिंग, बढ़िया है। चलिए तो तेजी से लाइक शेयर की संख्या बढ़ाएं और हम चलते हैं आज के इस सेशन की तरफ। जो सेट, चलिए लगाते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन चैप्टर वाइज चलेंगे। पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का महावायरल क्वेश्चन। महावायरल क्वेश्चन आपके सामने है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है, इसका क्या महत्व है। सारे क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय हैं, एकदम छोटे वाले, जिनको आप 1 सेकंड 1 मिनट के अंदर लिख करके डन करोगे। कितने नंबर, 1 नंबर। तो एक एक नंबर को चुन चुन के लाया हूं, सारे 1 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। एक एक नंबर की लड़ाई होनी प्यारे बच्चों, तभी बनते हैं टॉपर। कौन बनेगा टॉपर, जो एक एक नंबर की लड़ाई लड़ेगा ना। ठीक है, बिल्कुल बेटा, तो एक एक नंबर की लड़ाई है। तो पहला है भाई, बहुत महावायरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। टेपिटम कहां स्थित होता है, इसका कार्य क्या है, पराग कोष के कण किससे भोजन प्राप्त करते हैं, ये क्वेश्चन था। बहुत ही आसान है, बता दो भाई, सब लोग बता दो। तुम्हें बहुत पता होगा, बहुत पढ़ाया था ना कि टेपिटम पराग कोष के अंदर क्या होती है, टेपिटम पाई जाती है। टेपिटम क्या करेगी, परागकणों का पोषण प्रदान करेगी भाई। लघु बीजाणु परागकण, लघु बीजाणुधानी परागकण बनाएगी, लेकिन उसमें क्या होता है, टेपिटम वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करेंगी, पोषण प्रदान करेंगी। परागकण जीवित है, अगर उसको पोषण नहीं मिला, न्यूट्रिशन नहीं मिला, जीवित सेल को क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ना। तो इसीलिए कहा है, क्या पूछा, लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है। तो एक शब्द में आप कहेंगे कि सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं भाई, टेपिटम। क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं, टेपिटम। अब टेपिटम का काम क्या है, तो टेपिटम का काम बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है कि परागकणों को पोषण प्रदान करना। सिर्फ इतना लिखना है, सिर्फ इतना लिखना, इससे ज्यादा कतई नहीं लिखना। नाउ टेक स्क्रीनशॉट एंड मूव फॉर नेक्स्ट। इससे ज्यादा नहीं लिखना कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन पा जाओ, जानो तो तुम चित्र बना डालो, ग्राफ बना डालो, सारणी बना डालो, दे लिखा लिखे 1 पन्ना भर दो। क्वेश्चन टॉपर बनना है तो क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो बस इतना, क्या पूछा है, फैक्ट सीधा लिखो। क्या नाम है, टेपिटम। क्या कार्य है, परागकणों को पोषण प्रदान करना, बस।
ठीक है, क्लियर है? हाँ सर जी आप इंपॉर्टेंट पढ़ाते हैं, उतना सही आएगा। बिल्कुल बेटा आएगा, देख लेना, डंके की चोट पे आएगा। ठीक है, इट्स गौरव का व्यवहार है। अच्छा बेटा आ रहा हूं आ रहा हूं अभी थोड़ी देर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल बायो से पूछता है कि 240 पराग कणों के निर्माण करने में कितनी पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। ये भी महावायरल क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड ने 2-3 बार इसको पूछा है और ऐसा ही न्यूमेरिकल बना सकता है बायोलॉजी में। चलिए बायोलॉजी का न्यूमेरिकल दिखाई देते हैं। तो 240 पराग कण बनाना है। आपको पता है कि एक मात्र कोशिका से, प्यारे बच्चों बताएंगे कि एक मात्र कोशिका से, एक मदर सेल से, एक पराग मात्र कोशिका से, एक परागकण मात्र कोशिका से कितने बनते हैं। तो एक मात्र कोशिका क्या करती है, मात्र कोशिका करती है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सी विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन में हमेशा क्या होता है, एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती है ना। पराग कणों का निर्माण, लघु बीजाणुओं का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। और अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है कि एक मात्र कोशिका 4 बनाएगी। कितने संतानें बनाएगी? 4। तो एक ने बनाया 4। अब पूछ कितने को रहा है, कितने को पूछ रहा है? 240। तो 240 कितने बनाएंगे भाई? तो 60। अगर हम 60 का गुणा कर देना, 60 4 बनाएंगे तो 6 चौको 24, 240। तो 60 पराग कणों को बनाने के लिए भाई, 240 पराग कणों को बनाने के लिए कितनी लगेंगी? 60। एक बना रही 4, तो 60 चौको 240। तो 60 पराग मात्र कोशिकाएं कितनी लगेंगी? 60 पराग मात्र कोशिकाएं। ठीक है, अब अगर उल्टा करके पूछ लिया कि 60 पराग मात्र कोशिकाएं कितने पराग कण बनेंगी, तो 240 बनाएंगी। कितने बनाएंगी? 240। ठीक है कि सर कितने चैप्टर की वीडियो नहीं डाली, कौन से चैप्टर की वीडियो नहीं डाली? लाइफलाइन कौन सा चैप्टर वीडियो नहीं डाली? क्लियर है? क्लियर होगा तो एक बारी भाई लाइक करेंगे और शेयर करते जाएंगे, अभी संख्या बहुत कम है। लाइक और शेयर करते जाएंगे। 60 आंसर सही है ना? समझ में आया? सर कोई दिख नहीं रहा, कहां नहीं दिख रहा? सारे पढ़े हैं भाई, ऑलरेडी क्लियर। ओके चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलिए लगाते हैं हम लोग अगला महावायरल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका पॉलीगेनम। ये महावायरल क्वेश्चन है, कई बार यूपी बोर्ड में आया है। इसने पूछा कि पॉलीगेनम प्रकार के भ्रूणपोष, पॉलीगेनम प्रकार के भ्रूणपोष में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं, अथवा करके इसे पूछा पॉलीगेनम प्रकार का भ्रूणकोष कितने केंद्रक का होता है। तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि कितने केंद्रक का होता है। तो क्या होंगे इसमें? 3 ऊपर ना, 1 2 3, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, बीच में 2 कहां है? ध्रुवीय केंद्रक। ये कहा है अंड कोशिका, और अंड कोशिका के आसपास 2 सहायक। अंड कोशिका के पास बहुत 2 क्या है? सहायक हैं। तो पॉलीगेनम में अगर हम देखें तो 7 कोशिकी, ये दोनों कोशिकाएं जुड़ गई तो 3 3 6 1 7 कोशिका कितनी? 7 कोश की। अब केंद्रक कितना है? केंद्रक कितना? 3 केंद्रक इसके, 3 केंद्रक इसके, 2 केंद्रक इसके, यानी कि 8 केंद्र की संरचना होती है। पॉलीगेनम प्रकार के भ्रूणकोष में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। 2 कोशिकाएं आके बीच में जुड़ जाती हैं, इसलिए कोशिका बचती है 7 और केंद्रक होते हैं 8। हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा भी था क्लास में, पढ़ा है ना? बताओ एक बारी, पढ़ा है ना? सबको पता है? पता है ना भाई? बोलो फटाफट, जिसको जिसको पता हो बताएं। यस सर, हाँ समीर कह रहे हैं पता है, पता है। जिसको नहीं पता जान लो बेटा, 8 से 7, 8 क्या होंगे? केंद्रक होंगे और कोशिकाएं 7 होंगी। क्यों? क्योंकि ये दो कोशिकाएं आपस में आके जुड़ गए, लेकिन इनके केंद्रक के अंदर केंद्रक तो था ही ना जी। चलिए क्लियर है? ये सब पता है? अरे बेटा बहुत आता था शिवांगी। चलिए लगाते हैं हम लोग अगला महावायरल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अनुमीलियता से क्या तात्पर्य है, अथवा निमीलता को परिभाषित कीजिए। क्रिस्टियोगैमी अथवा करके फिर पूछा है अनुमीलीय परागकणों, अनुमीलीय पुष्पों में परागकण कितने प्रकार, परागकण के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 3 प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। और जिसको पीडीएफ नहीं मिलती और जिसको मिलती भी है, सब लोगों को क्या काम करना है? सभी लोगों को स्क्रीनशॉट जरूर लेना। ठीक है, बहुत काम देने वाला है आपकी ये क्वेश्चन। भले एक एक नंबर की लड़ाई आपको लड़नी होगी, अगर 100 में 100 लाना है, अगर टॉप करना है ना। तो ये ना सोचो कि अरे 1 नंबर की बात है, क्या मतलब है, तो ये नहीं सोचना कतई। सभी को एक एक नंबर के लिए जूझ जाना है, तभी काम होगा। तो अनुमीलियता क्या है?
तो अनुमील्यता की बात करूं तो वे द्विलिंगी पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं, क्या होते हैं? कभी नहीं खिलते, उनको बोलते हैं अनुमील्य। अनुमील्यता का मतलब, अनुमीली उनको कहते हैं पुष्प जो कभी खिलते ही नहीं है, हमेशा बंद रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गूलर का फूल, गूलर का फूल कतई खिलता है? नहीं खिलता। गूलर का फूल कहां होता है? फल के अंदर, क्योंकि वो खिलता नहीं। तो ऐसे फूल जो कभी खिलते नहीं है, क्या है? जो कभी नहीं खिलते, उनको अनुमीलीय पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमीलीय पुष्प कहते हैं। और स्वपरागण की या युक्ति, और जब कभी नहीं खिलता, फूल फल के अंदर है, तो अंदर बढ़िया परागण हो जाएगा। कोई परागण तो करवाने आएगा नहीं, कि आएगा? नहीं आएगा ना भाई, जब अंदर हैं। हाँ बेटा, बायोलॉजी पढ़ाता हूं, मैरिज लेक्चरर। अब देखो, अब अंदर बंद है तो फूल पूरा अंदर है, सब कुछ अंदर है, ये खिल भी नहीं रहे, तो आसानी से इसके अंदर क्या हो जाएगा? गूलर जैसे है, तो इसके अंदर आराम से स्वपरागण हो जाएगा। तो स्वपरागण की यही युक्ति क्या कहलाती है? निमीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वपरागण की यही युक्ति निमीलता, या इसी को अनुमील्यता कहते हैं। जैसे खट्टी बूटी, कनकौआ, इनमें भी यही सिस्टम होता है, खट्टी बूटी में भी और कनकौआ में भी। ठीक है, खट्टी बूटी के अंदर और कनकौआ के अंदर यही सिस्टम है। पुष्प कतई नहीं खिलेगा, नहीं खिलेगा, अंदर ही स्वपरागण हो जाएगा। उस प्रक्रिया को अनुमील्यता कहेंगे या निमीलता कहेंगे। कहानी खत्म। एग्जाम्पल याद रखना, खट्टी बूटी और कनकौआ। कौन है? कनकौआ खाने में जो कौआ काटे ना। क्लियर है बेटा? खट्टी बूटी, कनकौआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर होगा तो भाई लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, एक बार संख्या बढ़ाएंगे। 200 प्लस आपको ले जाना है आज, मजा नहीं आ रहा, एक बार संख्या बढ़ाएंगे और डरते हैं अगले महावायरल क्वेश्चन पे। कहां पे चलेंगे? अगले महावायरल क्वेश्चन पे जो बार बार आता है। नाउ टेक स्क्रीनशॉट एंड मूव फॉर द नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन जाने से पहले ताबड़तोड़ एक बार लाइक और शेयर करना है। लाइक की बटन पे सबको चढ़ जाना है और शेयर करते ही जाना है। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले महावायरल क्वेश्चन पे। एक बार जोश दिखाना है, कर दे। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। तो आज दिखाते हैं, आप दिखाइए अपना जोश कि हाँ हमारे अंदर कितना जोश है टॉपर बनने का। ठीक है, अगला महावायरल क्वेश्चन इतने प्रकार से पूछा जा सकता है और डंके की चोट पर किसी ना किसी सेट में ये देखने को मिलेगा, गारंटी देता हूं। चाहे ये बहुविकल्पी, चाहे ये लघु उत्तरी में आए, चाहे अति लघु उत्तरी में आए, चाहे लघु उत्तरी सेकंड में या विस्तृत उत्तरी में, कहीं ना कहीं तो ये आएगा जरूर, आएगा जरूर। और आपके सेट में भी आ जाएगा, आपके सेट में भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या है देखो, 4 प्रकार से पूछा है। दोहरा निषेचन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए 15-16। द्विनिषेचन को सर्वप्रथम पता किसने लगाया? दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए, अथवा दोहरा निषेचन क्या है इसकी खोज किसने करी? महावायरल क्वेश्चन है। ठीक है, महावायरल क्वेश्चन है जो आपको क्या करती, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उत्तर का है किसने खोज करी? तो एसजी नवाशिन। खोजकर्ता कौन थे? एसजी नवाशिन थे, ने सर्वप्रथम किस पे खोज किया? तो ये वाला आपको कठिन लगता है ना, फ्लिटिनेरिया, चलो छोड़ दो, कठिन लगता है छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसको हटा दो। फ्लिटिनेरिया नहीं तो एक ही लिख दो कि लिलियम पादपों में। कौन से पादपों में? लिलियम। लिलियम तो याद रहेगा ना, लिलियम, लिलियम, लिलियम याद रहेगा। नाम था नवाशिन, एसजी नवाशिन ने लिलियम पादपों में द्विनिषेचन की खोज की, यानी कि दोहरा निषेचन की खोज की। किसकी की? दोहरा निषेचन की खोज की। और इसमें एक अगुणित नर युग्मक, एक अगुणित नर युग्मक अगुणित अंड कोशिका से संयुग्मन करता है और द्वितीयक और द्विगुणित युग्मनज बनाता है। सिस्टम क्या है ये देखो, पूरा बना दिया जैसे मैंने इसको, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और ये अंड कोशिका हो गई, ये सहायक कोशिका। तो एक नर युग्मक आएगा, अंड कोशिका के साथ संपर्क करेगा, यानी कि एक नर युग्मक, एक अगुणित नर युग्मक, यानी जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी है, अंड कोशिका के साथ जुड़ा, उसने क्या बनाया? जायगोट बना लिया। अब पराग नलिका के अंदर 2 नर युग्मक है, दूसरा क्या गया? दूसरा इसके पास चला गया, इन दोनों के पास, इन दोनों के पास, या सत्य निषेचन है। और दूसरा अगुणित नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक यानी कि ध्रुवीय कोशिका के साथ जाकर के ज्वाइंट हो जाएगा। अब ध्रुवीय कोशिका कितनी है? 2 है एन वाली, और 1 एन वो हो गया, तो यहाँ पे 3 एन हो गए, यानी कि त्रिगुणित हो गए। और ये त्रिगुणित हो जाता है, और ये क्या बनाता है? तो ये बनाता है भ्रूणपोष। ये क्या बनाता है? भ्रूणपोष। इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा सा समझना। क्या करना है? थोड़ा सा समझना है, बस थोड़ा सा समझना है कि भाई 2 पराग नलिका के साथ 2 नर युग्मक आए। पहले की कहानी की पहला अंड कोशिका के साथ संलित हो गया, अंड कोशिका को फर्टिलाइज किया और युग्मनज बनाया। और दूसरे ने क्या किया? द्वितीयक केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक के साथ, इसके साथ संलित हो गया, और क्या बनाया उसने? तो उसने बनाया भ्रूणपोष। क्या बनाया? 3n वाला हो गया और बना दिया भ्रूणपोष। ठीक है,
चलो ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भोजपुरी में बड़ा है। चलिए क्लियर है सभी को, कर लोगे ना? वाह, चलो तो एक बारी लाइक और शेयर करेंगे भाई, एक बारी लाइक और शेयर करते जाएंगे। बढ़ते हम लोग अगले महावायरल क्वेश्चन पे, जो आपके एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ये सेकंड बायोलॉजी से हुआ है कि बेटा? हाँ सेकंड बायोलॉजी, लेकिन पहला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर है। अगला महावायरल क्वेश्चन आपके सामने, ये देखो पहले ही चैप्टर से, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प में कौन सा फल भाग की रचना करता है? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? अथवा क्या लिखा है? असली फल नकली फल। क्या लिखा है? असली फल नकली फल में अंतर कीजिए। या तो देगा सत्य फल और असत्य फल, असली फल नकली फल के जगह में, या तो यह भी लिख सकता है कि सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल और असत्य फल में क्या कीजिए? अंतर कीजिए। सत्य फल असत्य फल में अंतर बताइए, असली फल नकली फल में अंतर बताइए ना, ये सारी चीज है। और सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है, ये बताना है। तो देखो सत्य फल किसे कहा जाता है? जो फल अंडाशय से बनता है, जो फल बनेगा अंडाशय से उसको बोलते हैं सत्य फल। क्या बोलते हैं? सत्य फल। और जो अंडाशय के अलावा किसी दूसरे पार्ट से बनेगा उसको क्या बोला जाएगा? असत्य फल। अंडाशय के द्वारा बना फल क्या है? सत्य है। और अंडाशय के अलावा दूसरे पार्ट से अगर बन गया तो क्या भाई? वो है असत्य। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है ना, बीज बनता है। क्या बनता है? बीज बनता है। ठीक है, तो उत्तर क्या है भाई? निषेचन के पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने से, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद अंडाशय परिपक्व हो गया, उससे जो फल बनता है पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं। हमेशा आपको पता है कि निषेचन हुआ, निषेचन के बाद क्या हुआ? फल बना, और फल बनने के बाद पुष्प के सारे अंग झड़ जाते हैं। जैसे आपने लौकी कोहड़ा देखा होगा ना, आपके घर में आती है लौकी कोहड़ा के साथ पीछे सूखा सूखा पुष्प लगा रहता है, उसको तोड़ के आप फेंक देते हैं, क्योंकि पुष्प के सारे अंग, सिर्फ अंडाशय वाला पार्ट डेवलपमेंट करता है, ऊपर के वर्तिका, अवर्तिका, अग्र, बाद में बाह्य दल पुंज, सब क्या होते हैं? झड़ के गिर जाते हैं, झड़ के गिर जाते हैं ना। और कभी कभी सूखे सूखे लगे रहते हैं, जो सूखे सूखे लगे रहते हैं उसको आप तोड़ के फेंक देते हो। आपके लौकी में, नेनुआ में घर में आता है तब ऐसा होता है, देखा होगा ना? बिल्कुल बेटा, सर आप यूपी से हैं, बिल्कुल बेटा। तो क्लियर है। तो वही अगर अंडाशय के पश्चात क्या होता है? अंडाशय से परिपक्व होकर के फल बनता है, शेष अंग झड़ जाते हैं। ऐसा फल क्या कहलाता है? सत्य फल या असली फल कहलाता है। अब आभासी फल, नकली फल का विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य किसी भाग से, जरूरी नहीं का मेंशन करना है आपको कि अंडाशय से ना बने, पुष्प के अन्य किसी भाग से बन जाए तो वो क्या हो जाएगा? नकली फल यानी कि असत्य फल। सेब पुष्पासन का मुख्य, सेब कैसे बनता है? तो सेब वाला पुष्प बनता है पुष्पासन से। कैसे बनता है? चूंकि पुष्पासन फल का मुख्य भाग बनाता है, इसीलिए सेब क्या है? आभासी फल है। आम का है? असली फल है, यानी कि सत्य फल है या वास्तविक फल है। याद है ना आपको? आम सत्य फल है या वास्तविक फल है ना, और सेब का है? आभासी है। क्या है? आभासी। क्लियर होगा तो स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लेंगे और लाइक शेयर की संख्या बढ़ाएंगे। 200 अभी नहीं पहुंचा, 200 पहुंचाना है फटाक से। चलिए सक्षम साहू, चलो बेटा सक्षम साहू का हाल चाल है? चलो प्रिंसेस, तो एक बारी लाइक करेंगे भाई और शेयर करते जाएंगे। लगाते हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन महावायरल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अनिषेक जनन से क्या तात्पर्य? ये टिप्पणी बहुत आती है, अनिषेक जनन की टिप्पणी बहुत आती है। एक उदाहरण दीजिए अथवा अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। अथवा करके ये भी आया है कि अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। ये भी महावायरल क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में बार बार आने वाला। चुन चुन के, छांट छांट के लाए गए क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन चुन चुन के और छांट छांट के। ठीक है बेटा, तो ये तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा। अनिषेक जनन, अ मतलब नहीं, निषेक मतलब निषेचन। आ बोले तो अलग जाता है ना हिंदी में किसी चीज के आगे, तो आ मतलब हो जाता है नहीं। आ का मतलब ज्यादातर क्या हो जाता है? नहीं। तो आ मतलब नहीं, निषेक मतलब निषेचन। जो का हो बिना निषेचन के, उत्तर में कहा कहता है कि बिना निषेचन के, अर्थात अनिषेचित बीजांड, बीजांड में फर्टिलाइजेशन ना हो, अनिषेचित बीजांड हो, और क्या हो जाए? उससे क्या हो जाए? अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकास हो जाए। बिना निषेचन के बीज का विकास हो जाए, भ्रूण का विकास हो जाए, उसको कहते हैं अनिषेक जनन। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन।
बिना निषेचन के भ्रूण बन गया, बिना निषेचन के बीज बन गया, मतलब नहीं निषेचन, बिना निषेचन के बीज बन जाए, बिना निषेचन के भ्रूण बन जाए, अनिषेक जनन। उदाहरण में क्या लिखोगे? धतूरा आलू। क्या लिखोगे? धतूरा आलू। धतूरा जानते हो ना? हाँ, सब पढ़ा दिया, बिल्कुल बेटा। धतूरा और आलू ये क्या है? अनिषेक जनन में आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अनिषेक जनन है, अनिषेक फलनी है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा शायद ये आपके फर्स्ट चैप्टर से, कि बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बार बार आता, इस बार भी किसी सेट में देखोगे बहुभ्रूणता का है, और बहुभ्रूणता की परिभाषा लिखिए। या तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को आएगा, या तो बहुभ्रूणता पर की परिभाषा आएगी, या तो कह देगा कि बहुभ्रूणता है क्या। क्या कह देगा? बहुभ्रूणता क्या होता है ये भी बताएगा। तो बहुभ्रूणता क्या है? एक बीज में एक से अधिक, बहु मतलब बस अर्थ पे जाओ, बहु मतलब बहुत सारे, भ्रूणता मतलब भ्रूण, बहुत सारे भ्रूण बन जाएं। क्या हो जाएं? बहुत सारे भ्रूण बन जाएं। तो एक बीज में एक से अधिक यानी कि अनेक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। एक बीज में एक से अधिक यानी कि अनेक भ्रूण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। या बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोषों की उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूण कोष में की अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका के भ्रूण का निर्माण करने के परिणाम स्वरूप होती है। उदाहरण किसमें लिखोगे? पाइनस में लिखोगे, संतरा में। पाइनस और संतरा क्या है? बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल हैं। अच्छा बताओ, बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर दीजिए। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी और कहां की थी? यह भी पूछा जा सकता है। बताएं कमेंट में, बहुभ्रूणता की खोज किसने की और कहां पे की? कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखे, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ठीक है सर, पीडीएफ बेटा, पीडीएफ कल डाला गया था दोनों जगह, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी, टेलीग्राम पे भी, आज भी आएगा, और आप लेते जाओ स्क्रीनशॉट। संतरे में की गई थी राजा गंगवार, बिल्कुल सही। किसने करी थी? किसने करी थी? पता नहीं आंसर ही बताओ, बताओ फटाक से, किसने करी थी बहुभ्रूणता की खोज? कमेंट सेक्शन में बताओ फटाक से। नहीं पता किसको? किसी को नहीं पता है? संतरे में की थी फिर? हाँ वो सही है। हाँ, सबसे पहला जवाब आया है आसमा सिद्दीकी लिवेनहाक ने। किसने की थी? एंटनी वान लिवेनहाक ने। किसने की थी? आसमा सिद्दीकी। बहुत सही आंसर है बेटा, एंटनी वान लिवेनहाक ने संतरे पर की थी। कहां पे की थी? संतरे पर एंटनी वान लिवेनहाक ने 1719। बहुत अच्छा बेटा त्रिपाठी जी, बिल्कुल, एंटनी वान लिवेनहाक ने 1719 पे संतरे पर की थी बहुभ्रूणता की खोज। तो ये भी लिख लेना, खोज पूछे तो एंटनी वान ल्यूवेनहाक। कौन है बेटा? एंटनी वान ल्यूवेनहाक। ये है क्या? बहुभ्रूणता की खोज करने वाले। कहां करी थी? संतरे में की थी। ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ, तो लाइक और शेयर करते जाएंगे। क्लियर है तो एक बारी लाइक करेंगे और शेयर करेंगे सेशन को अपने दोस्तों के साथ। हाँ, ब्लू वाले ऑफ चलें, बिल्कुल बेटा, बायोलॉजी है। पंचानन में सही नहीं है। चलिए लगाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सर्टोली कोशिका। आप देखो, मानव जनन यानी कि दूसरा चैप्टर, यहां से स्टार्ट होते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरे चैप्टर के, चैप्टर नंबर 2 मानव जनन। मानव जनन का महावायरल पहला क्वेश्चन, सर्टोली कोशिका पर टिप्पणी लिखिए। या पूछेगा उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। या तो ऐसा करके आएगा, मानव के वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। और आई होप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, सब लोगों ने जिनने जिनने क्लास करी है ना। कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एकदम हलवा है। ना लिख पाओ ना पढ़ पाओ, सिर्फ 2 बार क्लास देख लो, हलवा क्वेश्चन है, सब याद हो जाएंगे। तो भाई वृषण के, भाई अगर हम स्पर्मेटोगोनिया के पास देखें तो एक कोशिका पाई जाएगी ना, वृषण पिंडक। वृषण पिंडक के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगी? शुक्र जनन नलिका। और शुक्र जनन नलिका के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं, एक स्पर्मेटोगोनिया, दूसरी का है भाई सर्टोली कोशिका। स्पर्मेटोगोनिया का बनाएगी? स्पर्म बनाएगी। और सर्टोली कोशिका क्या करेगी? सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं को क्या करेगी? पोषण प्रदान करेगी। क्या करेगी? पोषण प्रदान करेगी ना। तो वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में, वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में उपस्थित अवलंबन कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? सर्टोली कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, और ये क्या काम करती हैं? तो ये काम करती हैं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। क्या करेंगी बेटा? पोषण प्रदान करेंगी। क्लियर है?
चलिए नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट एंड मूव फॉर नेक्स्ट। बिल्कुल बेटा, बहुत जल्दी होगी। चले, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं मानव जनन का। दूसरा क्वेश्चन, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो लीडिंग कोशिकाएं क्या हैं ये भी पूछता है। तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा कौन से हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरॉन। जो मर्दानगी, आदमी आदमी क्यों है, अगर मर्द मर्द क्यों है बताए तो किसके कारण? टेस्टोस्टेरॉन के कारण। अगर टेस्टोस्टेरॉन नहीं है तो काम खत्म है। तो टेस्टोस्टेरॉन से ये मर्दानगी आएगी सब कुछ। जो नर में सहायक जनन अंगों या द्वितीयक लैंगिक अंगों का विकास भी यही करेगा, यही दाढ़ी लाएगा, यही मूछ लाएगा, यही कंधों को चौड़ा करेगा, यही आवाज को भारी करेगा। मैंने कहा ना कि मर्दानगी मतलब एक हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरॉन। तो वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरॉन का स्रावण करती हैं और ये क्या करता है? जनन अंगों और द्वितीयक लैंगिक अंगों के विकास में सहायक होता है, याद रखना। ठीक है, नाउ टेक स्क्रीनशॉट लेना और बढ़ते हैं हम लोग अगले महावायरल क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अगला महावायरल क्वेश्चन, आर्तव चक्र क्या है? क्या है भाई आर्तव चक्र? आर्तव चक्र क्या है? ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है? आर्तव चक्र। तो मादा के जनन काल के प्रारंभ के साथ, जैसे ही मादा में जनन काल प्रारंभ होगा, वही 12 साल की उम्र में लगभग जब प्रारंभ में होता है, मादा के जनन काल प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव होता है आर्तव चक्र, जो जनन काल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है ना। शुरुआत होती है जनन काल के प्रारंभ में जिसको बोलते हैं रजोदर्शन, और समाप्ति हो जाती है जनन काल के लास्ट में यानी कि रजोनिवृत्ति में। इस काल में प्रतिमाह अंडाशय से एक अंडाणु मुक्त होता है। पूरे माह क्या होता है? अंडाशय से एक एक अंडाणु मुक्त होता है और निषेचन ना होने की स्थिति में गर्भाशय की भित्ति यानी कि इंडोमेट्रियम एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं और इसी चक्र को मासिक चक्र या आर्तव चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे सरल परिभाषा नहीं हो सकती, आसानी से आप लोग 2-3 बार इस परिभाषा को पढ़ेंगे, डंके की चोट पे लिख के आएंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं भाई? चक्रीय परिवर्तन हो रहे हैं, गर्भाशय की दीवारों में इंडोमेट्रियम के अंदर हो रहा है, अंडाशय में परिवर्तन हो रहा है, इसी चक्रीय परिवर्तन के कारण इसको मासिक चक्र या आर्तव चक्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शुक्राणु जनन क्या है अथवा शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। नर जन्म कोशिकाएं किस प्रकार विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती? महावायरल क्वेश्चन है, बार बार ऐसे अथवा कर करके पूछा जाएगा। तो क्या है शुक्राणु जनन? तो शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन करना। शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया, तो नर में शुक्राणुओं की जन्निक जन्म उपकला कोशिकाओं से। अब शुक्राणु जो भी बनता है अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। कैसे बनता है? अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। तो जन्निक कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया वृषण की शुक्र जननलिकाओं यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है, याद रहेगा बिल्कुल। तो वृषण की जननिक उपकलाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनता है? अंडाणु व शुक्राणु बनता है और इस प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। कहां पे होता है शुक्र जनन? तो लिख दोगे कि वृषण की शुक्र जननलिकाओं में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होती है। तो चलिए नाउ टेक स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग और लाइक और शेयर करते जाएंगे। भाई लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, लाइक करेंगे क्लियर हो तो लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, लाइक और शेयर करेंगे और लगाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। जैसे ही आप लाइक शेयर की संख्या बढ़ाते हैं वैसे ही हम लगाते हैं अगला महावायरल क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के लिए। डंके की चोट पर यही आने वाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा साहिबा, शुरू से एक बार ही देख लेना। चलो चलिए बढ़ते हैं एक महावायरल क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फर्टिलाइजिन एवं एंटी फर्टिलाइजिन प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। बहुत आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है कि फर्टिलाइजिन क्या है और एंटी फर्टिलाइजिन क्या है। तो याद रखना कि निषेचन से पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिन का स्रावण होता है या शुक्राणु की सतह पर फर्टिलाइजिन नामक ग्राही से क्रिया करता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप दोनों में क्या होता है? असंजन होता है। मतलब शुक्राणु के अंदर शुक्राणु अंडाणु के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा? अंडाणु के अंदर चला जाएगा। निषेचन से पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिन का स्रावण होता है या शुक्राणु की सतह पर एंट्री फर्टिलाइजिन, मतलब निषेचन से पहले शुक्राणु का अंडाणु का छोड़ेगा? फर्टिलाइजिन छोड़ेगा। अंडाणु छोड़ेगा फर्टिलाइजिन और शुक्राणु का छोड़ेगा एंटी फर्टिलाइजिन। तो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जब दोनों जुड़ेंगे, दोनों मिलेंगे,
तभी उसके ही फलस्वरूप दोनों में क्या होगा, निषेचन होगा। क्या होगा, निषेचन होगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निषेचन से पहले अंडाणु छोड़ेगा फर्टिलाइजिन और शुक्राणु छोड़ेगा एंटी फर्टिलाइजिन। अब इन दोनों की क्रिया द्वारा दोनों में असंजन होगा, दोनों मिल जाएंगे और शुक्राणु अंडाणु के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अगला है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या, सभी को पता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी, मतलब कितनी है, 46 है, 46 है ना। क्लियर है, लाइक और शेयर करते जाएंगे भाई। नाउ टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट भी लें। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जीन, ये वंशागति से है। जीन की परिभाषा लिखिए और ये कहां पाई जाती है। जीन की परिभाषा लिखना है और जीन कहां पाया जाता है ये पूछ रहा है। ठीक है, कहां पाया जाता है जीन, बताओ भाई, बताओ कहां पाया जाता है जीन। जीन कहां पाए जाते हैं, जीन अनुवांशिकता की इकाई है, पता होगा आपको। और जीन पाए कहां जाते हैं, कहां पाए जाते हैं जीन, बताएंगे एक बारी। तो जीन या कारक, जीन को मेंडल ने कारक कहा था तो इसलिए कारक भी लिखा है। जीन या कारक, जीन गुणसूत्र पर स्थित रचना है। ये कहां पर स्थित रचना है, गुणसूत्र पर स्थित रचना है। कहां पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो किसी अनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, आगे ले जाते हैं ना। जीन कहां पे पाए जाते हैं, तो याद रखना गुणसूत्र पे पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे, गुणसूत्र पर। और क्या काम करेंगे, अनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाएंगे। और ये क्या है, तो जीन वंशागति की इकाई है। क्या है, यूनिट है, वंशागति की यूनिट है, इकाई है। और जीन शब्द का प्रतिपादन जॉहानसन ने किया था। किसने किया था, जॉहानसन, आधा ना होगा, किसने किया था, जॉहानसन ने जीन शब्द का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। क्या किया था, जॉहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले भाई टेक स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं बिल्कुल। और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, ये जरूर दे देना, सभी क्वेश्चनों को आप नोट जरूर करना है, पढ़ना लिख लेना है। छोटे छोटे हैं भाई, पढ़ लिख लो आज ही से, आज ही से बस पढ़ लिख लेना, अगले दिन के लिए नहीं छोड़ना कुछ भी, अगले दिन के लिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है बेटा, 100 बार लाइक कर चुके, अच्छा 100 बार कर चुके। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, संकर पूर्वज संकरण यानी कि बैक क्रॉस क्या तात्पर्य है, अथवा परीक्षार्थी संकरण, जिसको कल मैंने करवाया भी था ये क्वेश्चन को, किसमें, आरेख वाले प्रश्न में करवाया था ना। अथवा परीक्षार्थी टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, अथवा संकर पूर्वज संकरण एवं परीक्षण संकरण में अंतर बताओ। यह बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रतीप संकरण, क्या पूछा जाए, प्रतीप संकरण या पूर्वज संकरण यानी कि बैक क्रॉस, तो इसमें क्या लिखोगे कि F1 पीढ़ी में प्राप्त, F1 पीढ़ी में प्राप्त विषम युग्मजी संकर, इसके समयुग्मजी जनक से क्रॉस, प्रतीप संकरण यानी कि प्रतीप संकरण कहलाता है, या इसी को हम पूर्वज संकरण कहते हैं। और परीक्षार्थी संकरण कल भी बताया था, परीक्षार्थी संकरण क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, तो F1 पीढ़ी में प्राप्त विषम युग्मजी संकर का समयुग्मजी अप्रभावी। कहा था ना कल कि समयुग्मजी लेना है, क्या करना है, समयुग्मजी लेना है और अप्रभावी लेना है, उधर का लेना है विषम युग्मजी। लिया था ना हमने, कैपिटल W स्मॉल w और स्मॉल w का मतलब अप्रभावी लिया था ना। जनक के साथ क्रॉस करवाना परीक्षार्थी संकरण कहलाता है। और इसमें जब विषम युग्मजी लंबे पादप या समयुग्मजी बौने पादप पे क्रॉस किया जाता है तो 50-50% होता है ना, 50%। कल हम लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा भी था ना। हाँ, मैंने नहीं देखा कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल मैंने इसको करा के आरेख द्वारा बताया था, आरेख द्वारा भी समझाया था कल इसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले महावायरल क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के। अगला है बेटा, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षणों का चयन किया, किन्हीं 2 लक्षणों के नाम बताइए। या मेंडल ने मटर के पौधे के कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया, कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों, ऐसा क्वेश्चन आएगा बार बार आने वाला। तो कितने, तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप में, याद रखना 7 जोड़ी, कितने जोड़ी लिया था, 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया। जैसे एग्जाम्पल में 4 आप लिख भी सकते हैं, बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, ना ये सारी चीजें हैं। चलिए 7 जोड़ी लक्षणों को लिया था, कितने जोड़ी, 7 जोड़ी लक्षणों को मेंडल ने लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले महावायरल क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
सर्वग्राही और सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन है, इनके नाम लिखिए। बहुत पता है आपको किस रुधिर वर्ग को मनुष्य का सर्वग्राही कहा जाता है, ये तो पता ही होगा ना, पता है ना, तो छापो, कमेंट सेक्शन पे छापो, सर्वग्राही कौन है, सर्वग्राही कौन है, छापो एक बार सभी लोग, सर्वग्राही कौन है। बेटा यूपी से है बस, दिनेश शाह। हाँ, सर्वग्राही कौन है, O प्लस है, नहीं ये भी है, बिल्कुल माहेनूर, बिल्कुल सही बेटा, गुड। सर्वग्राही ए बी है, और सर्वदाता कौन है, ओ है, सर्वदाता ओ है, तो ए बी का है रुधिर वर्ग सर्वग्राही है, अगर ओ का है भाई ओ सर्वदाता है, कहानी खत्म। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नॉट परेशानी। चलें अगला क्वेश्चन लगाता हूं आपकी स्क्रीन पे बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन, वंशागति का क्रोमोसोमवाद, या लिख देगा वंशागति का गुणसूत्रीवाद। क्या लिख के आएगा, वंशागति का गुणसूत्रीवाद, क्रोमोसोमवाद, क्रोमोसोमीयवाद, या तो लिखेगा गुणसूत्रीवाद। किसने दिया था, किसने दिया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत आसान है। तो वंशागति का गुणसूत्रीवाद किसने दिया था, सटन और वोवेरी ने। किसने दिया था, सटन और वोवेरी ने 1902 में। 1902 याद रहे ना याद रहे, लेकिन यह जरूर याद रखना कि सटन और वोवेरी ने दिया था वंशागति का गुणसूत्रीवाद। क्लियर है, चलें अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए। चलो लगा दिया बिना किसी देरी के। वर्णांधता क्या है, मनुष्य में वर्णांधता की वंशागति का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। वर्णांध व्यक्ति को रेलवे में ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, पता है ना वर्णांधता क्या है, सब आम बढ़ाई पसेरी, लाल हरा सब एक ही दिखाई देना, वो क्या कहलाता है, वर्णांधता। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। अब होगा तुम रेलवे में ड्राइवर बनाए देवो, ऐसे देखी अरे सिग्नल का है, लाल है कि हरा, फिर देखी लाल है कि हरा, एक बार ऐसे देखा लाल दिखान, दोबारा फिर ऐसे करके देखा हरा दिखाना, अरे साला, फिर कहा तिबारा फिर देखा कहा हरा है, अब तो पक्का हरा है, हरा 2 बार दिखान है तो हरा है, और पता लग लाल है, चला दिया ट्रेन, चला दिया ट्रेन, जाके ट्रेन लड़ गई, तो बताओ बनाओगे ड्राइवर, बनाओगे ड्राइवर, नहीं बनाओगे ना। कलर ब्लाइंडनेस वाले को न रेलवे में ड्राइवर बनाया जाता है, ना तो उसको फौज में नौकरी मिलती है, ना तो उसको पुलिस में नौकरी मिलती है, पहले कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है ना, है ना, ठीक है, तो पहले चेक होगा। तो इस रोग में ग्रसित व्यक्ति लाल हरे में भेद नहीं कर पाता, और यह जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, कहां पे, एक्स संलग्न रोग है, कैसा रोग है, एक्स संलग्न रोग है, अप्रभावी होता है, और मादा इसकी क्या होती, वाहक होती है। ऐसे व्यक्तियों को रेलवे में ड्राइवर नहीं बनाया जाता, अन्यथा उचित रेलवे सिग्नल ना पहचानने के कारण क्या होगा, रेल दुर्घटना। उचित रेलवे सिग्नल नहीं पहुंचा जान पाएंगे तो रेल दुर्घटना हो जाएगी। ट्रेन से ट्रेन लड़ गई अगर, तो कम से कम 5-6 हजार आदमी तो मर ही जाएंगे, 5-6 हजार आदमी मरेंगे। ट्रेन में पता कितना आदमी सवार होता है, 1000 आदमी तो दर से निपट जाएगा, अब बड़ा घाटा होगा। तो इसीलिए इनको क्या किया जाता है, रेलवे का इनका ड्राइवर ना बनाओ, क्या मतलब है, इनको दूसरी नौकरी दो, अपनी दूसरी तैयारी करें। चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपकी स्क्रीन पे बिना किसी देरी के। ये देखो महावायरल क्वेश्चन, कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया। डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता क्यों कहा जाता है, यह पूछा। मानव में 21वीं जोड़ी की त्रिसूत्रता, यानी कि एक अतिरिक्त प्रति और बन जाना, कौन सा विकार उत्पन्न होता है, मंगोलियन जड़ता का इसने खोजा किसने, यह भी पूछा। अथवा डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा, इसका काय गुणसूत्र जोड़े में एक गुणसूत्र अधिक होता है, ये सारी चीजें पूछा। कितना अथवा करके पूछा, अब इससे ज्यादा अथवा करोगे तो थुआ हो जाएगा, ठीक है, इतना अथवा हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता क्यों कहा जाता है, तो चीनियों के बगल में मंगोल हैं, मंगोलों के डर से ही चीन की दीवार बनाई गई थी मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए। पढ़ा होगा आपने इतिहास में कि मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए चीन वालों ने चीन की दीवार बनाई। तो मंगोल वाले का होते हल्का चीनियों से मिलते जुलते, मंगोलियन वाला चेहरा इनका दिखता है। जिनको डाउन सिंड्रोम हो जाता है 21वीं जोड़ी में, उनके गुणसूत्र 2 की जगह, गुणसूत्र जोड़ी में होता है, लेकिन 21वीं जोड़ी में 2 के जगह कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। तो चेहरा कैसे हो जाता है, मंगोलों की भांति। भाई चेहरा कैसा हो जाता है, ग्रसित व्यक्ति चेहरा मंगोलों की भांति, माथा चौड़ा, गर्दन छोटी, अंगुलियां छोटी, फूली हुई, छोटा कद, मंद बुद्धि, विबंधित, खुरदुरी त्वचा, मोटी जीभ अच्छी मोटी, हमेशा मुंह खुला हुआ, उभरा हुआ निचला ओंठ, बड्डा के नीचे वाला ओंठ आदि लक्षण पाए जाते हैं। अब मंगोलों की भांति दिखता है, इसलिए इस रोग को मंगोलियन जड़ता कहते हैं। क्यों होता है, तो 21वीं जोड़ी में 2 की जगह कितने हो जाते हैं, त्रिकोणिता आ जाती है, 3 हो जाते हैं।
खोजा किसने? तो नाम से। नाम का है डाउन सिंड्रोम, तो खोजा किसने? लैगडन डाउन ने। नाम उन्हीं के आधार पर दे दिया गया था, लैगडन डाउन ने खोजा तो डाउन सिंड्रोम नाम दे दिया गया। ठीक है, तो सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे भाई इसकी। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट एंड मूव फॉर नेक्स्ट। चलिए, तो लाइक और शेयर करते जाएंगे। अभी 200 नहीं पहुंचा पाए भाई, क्या बात है। लाइक और शेयर करते जाए, अपना जोश नहीं दिखा पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, जोश नहीं दिखा पा रहे हैं आप लोग, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं फिर भी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। देखो बार बार महावायरल क्वेश्चन कैसे पूछेगा। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु को प्रयोग में शोध किया था? उस जीवाणु जनित रोग का नाम लिखिए, ऐसा 2023 में पूछा। फिर अथवा किया, जीवाणु का रूपांतरण प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्या निष्कर्ष निकाला? अथवा करके पूछा गया अलग सेट में। अलग का अथवा करके या तो पूछेगा अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक अणु कौन सा है, और प्रयोग द्वारा सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। क्या करिए? वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो ग्रिफिथ ने क्या किया था? रूपांतरण का प्रयोग। और ग्रिफिथ ने जिसको लिया था वो क्या था? निमोनिया रोग वाला। और निमोनिया रोग कौन फैलाता है? तो स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी। ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में किसको लिया था? स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी, निमोनिया रोग फैलाता है ना। रूपांतरण का प्रयोग करके पता लगाया कि अनुवांशिक पदार्थ के कारण रूपांतरण होता है। फिर आते हैं कौन वैज्ञानिक? मैंने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन ये लोग सिद्ध नहीं कर पाए। इन्होंने ये बताया कि रूपांतरण होता है, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। इसको सिद्ध किया एवेरी मैक्लियार्ट मैक्राफ्टी ने। जीवाणु में रूपांतरण प्रयोग किया ना, डीएनए को अलग किया, आरएनए को अलग किया, प्रोटीन को अलग किया, 3 चीजों में डाला, वो सब बताया था ना मैंने। तब डीएनए वाले ने ही वेरिएंट चेंज किया, आरएनए प्रोटीन वाले ने वेरिएंट नहीं चेंज किया। तो पता चल गया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के। नाउ टेक स्क्रीनशॉट एंड नेक्स्ट। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर बताइए 2014। और ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कई बार पूछा है, सिर्फ 2014 लिखा है, इसका मतलब ही नहीं कि एक बार पूछा गया। और आप में भी जरूर आएगा। ठीक है, क्या है भाई? न्यूक्लियोसाइड तो 2 अणुओं नाइट्रोजन क्षारक, 2 अणुओं नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज, मतलब नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा द्वारा बना है। और न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज है, नाइट्रोजन क्षारक भी है, शर्करा भी है और फास्फेट भी है। ये क्षारीय प्रकृति के हैं, ये कहा है अम्लीय प्रकृति के हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के घटक हैं, घातक नहीं है, घटक है। और ये कहा ये न्यूक्लियोटाइड में ऊर्जा वाहक तथा साएंजाइम के घटक हैं। घातक जहां पे लिखा है वहां पे घटक है। ठीक है, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन, जीन की क्रियाशील इकाई को क्या कहते हैं? तो याद रखना, जीन की क्रियाशील इकाई को सिस्ट्रान कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रान। क्या कहते हैं? सिस्ट्रान कहते हैं। लाइक और शेयर की संख्या बढ़ाते रहेंगे भाई, सिस्ट्रान। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के, जीन के क्रियाशील इकाई सिस्ट्रान। फिर कहा विकास से आते हैं, विकास चैप्टर। अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं ये पूछेगा। मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग का नाम लिखिए। मानव शरीर में पाए जाने वाले 2 अवशेषी अंगों का नाम लिखिए। अवशेषी अंग की परिभाषा दीजिए, इसका उदाहरण लिखिए। ये सारे हैं। तो अवशेषी अंग क्या है? जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे, लेकिन अब कहां ऐसे पड़े जिनका कोई काम ही नहीं ना। बहुत सारे अंग हैं, पढ़ा होगा आपने। तो जीवधारियों में पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारियों द्वारा उपयोग ना किए जाने के कारण, जिनका उपयोग नहीं करते हम, अब अवशेषी अंग हो गए और भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। अवशेषी अंग कहलाते हैं, जैसे मानव में निमेशक पटल, अक्ल की दाढ़, शरीर पर बाल, पुच्छ की कशेरुकाएं, ये सारे क्या है? अवशेषी अंग हैं। क्या है? अवशेषी अंग है। वेस्टिजियस ऑर्गन है ना, सारे अवशेषी अंग है। बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही छोटा क्वेश्चन और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन कि योग्यतम की अतिजीविता, योग्य ही ज्यादा जिएगा वही उत्तरजीविता मिलेगी। परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो योग्यतम की अतिजीविता परिकल्पना हार्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। किसने दी थी? हार्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। योग्यतम की अतिजीविता की योग्यतम अधिक, भाई जो डार्विन ने दिया, लेमार्क ने दिया, डार्विन ने कहा कि योग्यतम की उत्तरजीविता, और इन्होंने कहा योग्यतम की अतिजीविता। क्या कहा? योग्यतम अतिजीविता, ज्यादा जिएगा योग्यतम। कौन गया? हार्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्रो-मैग्नोन मानव तथा आधुनिक मानव के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। अथवा मानव का उद्भव किस युग में हुआ? क्रो-मैग्नोन मानव के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। क्रो-मैग्नोन मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अलग अलग प्रकार से 3 टाइप से यूपी बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, जिस प्रकार से पूछा है याद रखना। तो मानव के उद्भव प्लाटोसीन युग 2018 में हुआ। ठीक है, 2018 में हुआ, ये गलत लिखा है। ठीक है,
प्लाटोसीन युग में हुआ, और ये 2018 ऊपर का आ गया है, ये नहीं, प्लाटोसीन युग में हुआ। और आधुनिक मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस सैपियंस। आधुनिक मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम अगर हम त्रिनाम पद्धति को पकड़े तो उसमें से क्या होगा? होमो सैपियंस सैपियंस। तथा क्रोमैग्नोन मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस फासिलिस। कहा है? होमो सैपियंस फासिलिस है। क्रोमैग्नोन मानव पर विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं बाद में आगे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हटा दें बस। चलें बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चलो ये क्वेश्चन देख लेना। रोमर के मतानुसार आधुनिक मानव की विभिन्न प्रजातियों के नाम ये लिखा है, कांडेसाइड, मोनोसाइड, निग्लोलाइड, सबको याद कर लेना। और एक दो क्वेश्चन और दिखाई दे रहा हूं, इनका सबका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहानी खत्म, अब नहीं दिखाऊंगा, बहुत हो गया, अब लाइक शेयर नहीं कर रहे, 199 रह गया, 200 नहीं हो पाया, अब नहीं दिखाऊंगा। चले नहीं बताऊंगा, आता है लेकिन नहीं बताऊंगा। तो चलिए आप लोगों को कमेंट जरूर करना है, सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। और अभी भी जाते जाते शेयर जरूर कर देना है। क्या करना है? शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय बाय।